Bismillahirrahmanirrahim. I'm Dr. Muazzam Manzoor and going to teach you a very important subsection of biology, which is lipids. So first of all, I would like to ask few questions from you regarding lipids, and here we have got few options. A option is waxes, B option is acylglycerols, C option is terpenoids, D option is lipids and E option is phospholipids. और हमारे पास कमांड है चूज द सिंगल बेस्ट आंसर फॉर ईच स्टेटमेंट। और फर्स्ट स्टेटमेंट है जी हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स रिलेटेड टू फैटी एसिड्स। ये जो करेक्टरिस्टिक वर्डिंग है ये यूज की जाती है फॉर लिपिड्स, सो डेल्टा इज द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन। वी हैव गॉट अनदर स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल। तो इन ऑप्शंस में से जो असाइल ग्लिसरॉल्स हैं, दीज आर बेसिकली द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेड अप ऑफ सिंपल रिपीटिंग आइसोपेरेनाइड यूनिट्स। तो इसमें से जो टर्पेनॉइड्स हैं ये आइसोपेरेनाइड यूनिट्स की पॉलीमराइजेशन से बनते हैं, सो चार्ली वुड बी द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन alkanes, alcohols, ketones and esters of long chain fatty acids। बेसिकली जो वैक्सेस हैं वो इन सारी एंटिटीज का मिक्सचर हैं, सो अल्फा वुड बी द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन। और नेक्स्ट स्टेटमेंट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग लैक फैटी एसिड्स। तो इसमें ये जितने भी जो कैटेगरीज या जितने भी ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं इन सब में ग्रॉसली फैटी एसिड्स हैं। जस्ट टर्पेनॉइड्स वाहिद ये ऐसी सब क्लास हैं लिपिड्स की जिनमें फैटी एसिड्स नहीं हैं, क्योंकि ये पॉलीमर्स हैं आइसोपेरेनाइड यूनिट्स के, और आइसोपेरेनाइड के स्ट्रक्चर में कहीं पे भी फैटी एसिड नहीं है। सो अगेन चार्ली वुड बी द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन। और अभी फर्दर डिटेल में हम आगे चल के इन क्वेश्चंस की फर्दर नीटी ग्रीटी को भी डिस्कस करेंगे व्हाइल स्टडीइंग द टॉपिक्स प्रॉपरली। सो एक और क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज पॉलीमर्स। ए ऑप्शन इज काइटिन, बी ऑप्शन इज प्रोटीन्स, सी ऑप्शन इज टर्पेनॉइड्स, डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ दिस। तो इसमें अब ये देखें कि जो काइटिन है इसका हमने पॉलीसेक्राइड के सबसेक्शन में भी स्टडी किया था कि ये पॉलीसेक्राइड की एक एग्जांपल है। बेसिकली काइटिन इज अ पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, जो कि क्या है, अल्टीमेटली ग्लूकोज ही का एक डेरिवेटिव है। सो ये एक पॉलीमर है। प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, टर्पेनॉइड्स आर पॉलीमर्स of the isoperenide units, so delta would be the best response to this question. So now we are going to start off our discussion conventionally with lipids, and here is our big picture. लिपिड्स के सब सेक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन टू लिपिड्स को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सेकेंडली विल टॉक अबाउट द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ लिपिड्स, एंड थर्डली विल टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स, और फोर्थली विल टॉक अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ लिपिड्स। सो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू लिपिड्स को डिस्कस करते हैं। सो इंट्रोडक्शन टू लिपिड्स के हवाले से सबसे पहले डेफिनेशन है। सो बाय डेफिनेशन लिपिड्स आर एक्चुअली द हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स रिलेटेड टू फैटी एसिड्स, एंड सेकेंडली इनकी बेसिक प्रॉपर्टी है उसको हम डिस्कस करते हैं कि दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, राइट। सो दे आर हाइड्रोफोबिक विच मीन्स वाटर फेयरिंग। और याद रखिएगा कि एनीथिंग विच इज हाइड्रोफोबिक विल बी लिपोफिलिक बाय डिफॉल्ट एंड वाइस वर्सा, right? So they are insoluble in water and they are soluble in the organic solvents. Now let's talk about the basic component of lipids. कि lipids के basic component क्या है? So basic component of lipids के हवाले से first of all introduction है, and you can see in here that fatty acids are considered to be the basic and essential component of almost all of the lipids, right? इसमें सिर्फ एक major exception to the rule है टर्पेनॉइड्स, क्योंकि टर्पेनॉइड्स जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया कि ये आइसोपेरेनाइड यूनिट्स की पॉलीमराइजेशन से बनते हैं, सो इनमें फैटी एसिड्स नहीं हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द जनरल फार्मूला ऑफ फैटी एसिड्स। जितने भी फैटी एसिड्स होते हैं उनमें एक आर ग्रुप होता है जो कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ अटैच्ड
होता है. So this is the basic general formula of the fatty acids. We have got a question over here. The number of carbon atoms found in R group of a butyric acid is. अब ये जो butyric acid है इसमें टोटल 4 कार्बन है. ये एक ऐसा फैटी एसिड है जिसमें 4 कार्बन हैं. लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे कि इसके R ग्रुप में कितने कार्बन हैं. ऑफ कोर्स जो एक कार्बन है इसमें ब्यूटेरिक एसिड में वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कार्बन है. सो इसलिए जो बेस्ट रिस्पॉन्स होगा इस क्वेश्चन का दैट वुड बी चार्ली. और एक और क्वेश्चन है, विच प्रॉपर्टी ऑफ फैटी एसिड्स डज नॉट इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. ए ऑप्शन इज solubility in organic solvents, B option is melting point, C option is liquidity, D option is physical stability, and the best response to this question is liquidity. Why so? इसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे. So now let's talk about the properties of fatty acids. So you can see in here they contain even number of carbons in straight chain attached with hydrogen and having an acidic group that is carboxylic group. So सबसे important और high yield point यहाँ पे क्या है कि fatty acids में कार्बन्स का नंबर इवन है, वो भी किस रेंज में है 2 to 30 की रेंज में है. लेकिन एक्चुअली जो रेंज है वो 4 to 30 है. आपकी टेक्स्ट बुक में 2 to 30 की रेंज लिखी है. 4 से लेस अगर कार्बन्स होंगे किसी भी फैटी एसिड के अंदर, बेसिकली वो फैटी एसिड नहीं कहलाएगा, वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप, वो कार्बोलिक एसिड कहलाएगा. राइट. सो इसीलिए MCAT के बारे में कहता हूँ कि MCAT is not Moslem's college admission test, it is medical colleges admission test and you have to follow whatever is given in your textbook. So आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है कि इनमें इवन नंबर है कार्बन्स का और वो भी किस रेंज में है 2 to 30 की रेंज में है. राइट. और उसके बाद अब ये कुछ बेसिक जनरलाइजेशंस हैं, कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट जनरलाइजेशंस हैं जो कि आपको एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने के लिए हेल्प आउट करेंगे रिगार्डिंग द फैटी एसिड्स. सो इनको हम डिस्कस करते हैं. यू सीन हियर जो सॉल्युबिलिटी है फैटी एसिड्स की इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. यानी कि कार्बन्स की तादाद जितनी ज्यादा होगी उतनी ही फैटी एसिड्स की सॉल्युबिलिटी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ज्यादा होगी. और इसी तरह से जो मेल्टिंग पॉइंट है जिसको हम अदर वर्ड्स में सॉलिडिटी भी कहते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट भी कार्बन एटम्स के नंबर के इंक्रीज होने के साथ इंक्रीज करेगा. एंड मेल्टिंग पॉइंट और सॉलिडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड विद द नंबर ऑफ अनसैचुरेशंस, दैट इज कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स. सो जितनी भी अनसैचुरेशन ज्यादा होंगी उतना मेल्टिंग पॉइंट या सॉलिडिटी ये डिक्रीज हो जाएगी फैटी एसिड की. और जो लिक्विडिटी है ये भी इनवर्सली रिलेटेड है विद द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. सो ये 4 इंपॉर्टेंट कह लें कि नट शेल्स हैं या 4 इंपॉर्टेंट जनरलाइजेशंस हैं जो कि आपको डिफरेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के हवाले से रिमार्केबली हेल्प आउट कर सकती हैं. सो आई वांट यू टू मेमोराइज दीज जनरलाइजेशंस. सो ये आप देख सकते हैं कुछ फैटी एसिड्स हैं लाइक एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड में बेसिकली 2 कार्बन्स हैं. इन 2 कार्बन्स में से जो एक कार्बन है यू कैन सीन हियर वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही का कार्बन है. सो इसके R ग्रुप में बेसिकली जस्ट एक ही कार्बन है और प्रिंसिपली ये कार्बोलिक एसिड है, ये ट्रू फैटी एसिड नहीं है. एनीवेज नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ब्यूटेरिक एसिड जिसमें टोटल 4 कार्बन्स हैं और इसमें आप देख सकते हैं कि इसके R ग्रुप के अंदर 3 कार्बन्स और एक कार्बन इसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप में है अगेन. और पार्मेटिक एसिड जो है इसमें 16 कार्बन्स हैं. राइट. सो यू कैन सी हियर इसमें 16 कार्बन्स हैं. और जो ओलिक एसिड है इसमें 18 कार्बन्स हैं. ओलिक एसिड के बारे में एक और रिमार्केबल थिंग जो कि मैं चाहता हूं कि आप यहाँ पे याद रखें वो है एक अनसैचुरेशन जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है बिटवीन द कार्बन नंबर 9 एंड 10. सो एग्जाम ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि इन फैटी एसिड में से किस फैटी एसिड के अंदर अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. और समटाइम्स इवन एग्जाम ये भी टेस्ट कर सकता है कि ओलिक एसिड में जो अनसैचुरेशन प्रेजेंट है वो किस और किस कार्बन के दरमियान प्रेजेंट है. सो आई वांट यू टू रिमेंबर दिस फैक्ट कि कार्बन नंबर 9 और 10 के दरमियान ओलिक एसिड में अनसैचुरेशन प्रेजेंट है. सो अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, which of the following has highest melting point? इसमें A ऑप्शन है एसिटिक एसिड, B ऑप्शन है ब्यूटेरिक एसिड, C ऑप्शन is palmitic acid and D ऑप्शन is oleic acid. And the best response to this question is Charlie, palmitic acid, highest melting point. अभी हमने रूल डिस्कस किया है कि जिसमें कार्बन्स की तादाद जितनी ज्यादा होगी उतना उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा. तो palmitic acid में कार्बन्स की तादाद कितनी है 16, oleic acid में कार्बन्स की तादाद कितनी है 18. सो उस रूल को मद्देनजर रखते हुए जो हमारा बेस्ट रिस्पॉन्स होना चाहिए था वो
जैसे ही आप अपनी topgrade.bk की ब्राउजर ऐप में लॉगिन होंगे, आपको ये हमारा होम पेज नजर आएगा। इसमें ये पहला जो सेक्शन है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल का है। सेकंड सेक्शन जो एक्स्ट्रा सपोर्ट और गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड है ये उसके हवाले से है। थर्ड जो सेक्शन है ये डिफरेंट की स्टैटिस्टिक्स एंड टॉपग्रेड की, जो कि आपका हमारे पे कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगे। एंड लास्ट ऑफ ऑल ये एग्जीक्यूटिव समरी है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन की प्रोग्रेस के हवाले से। सो सबसे पहले सेक्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं। इसमें से आप किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करें, से हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट पे आप क्लिक करें तो आपको उस सब्जेक्ट में उसके वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन मिले। आप वीडियो लेक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो उस सब्जेक्ट के सारे यूनिट्स या सेक्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप किसी भी सेक्शन को चूज करेंगे, उस सेक्शन के सारे टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे। इनमें से जिस मर्जी टॉपिक को आप चूज करें, आप उसके वीडियो लेक्चर्स को यहाँ से वॉच वीडियो बटन क्लिक करके देख सकते हैं, राइट, लाइक दिस ओवर हियर। मान रही सो ये वीडियो लेक्चर आपके सामने ये आ गया। अगेन टू न्यूरल पाथवे, इसमें भी एक हमारे पास अगर आप जाते हैं फास्ट रिवीजन नोट्स पे, सो जिन स्लाइड्स को यूज करके हमने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, अब उन्हीं स्लाइड्स को आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं आपने फास्ट रिवीजन नोट्स पे क्लिक किया, इसमें सारे के सारे सेक्शन फिर ओपन हो गए। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उनके साथ इंपॉर्टेंट का टैग भी लगाया हुआ है, कीपिंग इन व्यू द प्रीवियस एग्जाम फ्रेंड्स। एनीवेज, तो यहाँ पे आप किसी भी सेक्शन को चूज करें। सी सेल स्ट्रक्चर एंड कॉन्सेप्ट को मैं चूज करता हूँ। इसके सारे टॉपिक्स ओपन हो गए। इनमें से किसी भी टॉपिक को आप पिक करेंगे तो आप उसकी वो स्लाइड्स देख सकते हैं जिनसे उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है। तो काफी सारा टाइम है आपका वो सेव होगा, आपको लेक्चर नोट करने की जरूरत नहीं है। आपको बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं फॉर द फास्ट रिवीजन, रादर सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ द लेक्चर्स। उसके बाद वो तो ऑलिक एसिड होना चाहिए था, लेकिन साथ ही साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो मेल्टिंग पॉइंट है ये इन्वर्सली रिलेटेड है विद द नंबर ऑफ अनसैचुरेशंस। चूंकि ऑलिक एसिड के अंदर कार्बन नंबर 9 और 10 के दरमियान एक अनसैचुरेशन भी आ गई, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो बेस्ट रिस्पॉन्स होगा दैट वुड बी चार्ली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स। अब फैटी एसिड्स जो है ये दो तरह के होते हैं, एक सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और दूसरे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। नाम से ही ज़ाहिर है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का जो जनरल फॉर्मूला होगा दैट इज CnH2n+1, और ये जो +1 है ऑफ कोर्स दिस इज बिकॉज ऑफ दिस कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब सेकंड कैटेगरी है हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में अप टू 6 डबल बॉन्ड्स हो सकते हैं। सो एग्जाम ये इंफॉर्मेशन भी टेस्ट कर सकता है इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कैन हैव मैक्सिमम हाउ मेनी डबल बॉन्ड्स, 2, 4, 6, 8 और व्हाटसोएवर। सो मैक्सिमम 6 डबल बॉन्ड्स अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर हो सकते हैं। और जो जनरल फॉर्मूला है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के लिए वो क्या है, CnH2n-X। सो आप देख सकते हैं -X। सो इसको इंटरप्रेट करना भी हम सीखते हैं। यू सीन है फॉर ईच डबल बॉन्ड डिक्रीज द वैल्यू ऑफ X/2। फॉर एग्जांपल अगर आपने यही जनरल फॉर्मूला ऑलिक एसिड पे अप्लाई करना है तो उसके लिए 2n-H को लिए आप 2n-2 अप्लाई करेंगे। यू सीन है क्योंकि वहां पे जो अनसैचुरेशन है वो जस्ट 1 है। सो अगर एक डबल बॉन्ड आ गया तो X की वैल्यू हो जाएगी 2, और अगर 2 डबल बॉन्ड्स आ गए तो X की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। सो इस प्रिंसिपल को मद्देनजर रखते हुए आप इस जनरल फॉर्मूला को इंटरप्रेट कर सकते हैं। सो आप इस फोटोग्राफ में भी देख सकते हैं हमारे पास सैचुरेटेड फैटी एसिड है डायग्राम के अपर हाफ में, और इस सैचुरेटेड फैटी एसिड में कहीं पे भी आपको कोई भी अनसैचुरेशन यानी कि डबल बॉन्ड नजर नहीं आया। और इसके मुकाबले में जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है इसमें आप यहाँ पे एक अनसैचुरेशन देख सकते हैं। And now let's talk about the classification of lipids. अब हम lipids की classification पे बात करते हैं। So once again I would like to ask few questions
from you. Maybe मैं टाइम एंड अगेन इवन टॉपिक को टीच करने से भी पहले आपसे जो क्वेश्चंस पूछता हूँ ये आपको थोड़ा सा इरिटेट भी करते हों, लेकिन इस स्टेज पे क्वेश्चंस पूछना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लर्निंग फेज में हैं। किसी भी टॉपिक को टीच करने से पहले मैं जितनी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स आपके माइंड में क्रिएट कर पाऊंगा उतनी ही ज़्यादा कन्फ्यूजन्स को मैं अल्टीमेटली फिक्स भी कर पाऊंगा, right, while teaching the topic. So that's why I always love to start off my topics with the help of questions. So we have got few options. A option is waxes, B option is acylglycerols, C option is terpenoids, D option is phospholipids and E option is acylglycerols and phospholipids. और हमारे पास जो इसके लिए कमांड है वो क्या है? Choose the single best answer for each statement. और हमारे पास पहली स्टेटमेंट है कोलेस्ट्रॉल फाउंड इन लिपिड बायोलेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स बिलोंग्स टू, एंड द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज टर्पेनॉइड्स. इसकी डिटेल हम आगे चल के डिस्कस करते हैं. एंड सेकेंड स्टेटमेंट है ग्लिसरोल इज प्रेजेंट इन. तो इन ऑप्शंस में असाइलग्लिसरोल्स में ग्लिसरोल प्रेजेंट है और इवन फॉस्फोलिपिड्स में भी ग्लिसरोल प्रेजेंट है. सो बेस्ट रिस्पॉन्स हमारा होना चाहिए असाइलग्लिसरोल्स एंड द फॉस्फोलिपिड्स. और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास मोस्ट अबंडेंट लिपिड्स आर. तो जो मोस्ट अबंडेंट लिपिड्स हैं बेसिकली दे आर असाइल ग्लिसरोल्स. इसको भी आगे चल के हम फर्दर डिटेल से डिस्कस करेंगे दैट व्हाई दे आर मोस्ट अबंडेंट एंड व्हिच लिपिड्स आर मिक्सचर्स. सो इन सारी कैटेगरीज में से जो वैक्सीज हैं ये मिक्सचर्स हैं डिफरेंट एंटिटीज के. और उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है मेम्ब्रेन लिपिड्स बिलोंग टू विच क्लास ऑफ लिपिड्स. तो जो मेम्ब्रेन लिपिड्स हैं बेसिकली दे बिलोंग टू फॉस्फोलिपिड्स. सो डेल्टा वुड बी द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन. और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लिपिड्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ पॉलीमराइजेशन. तो टर्पेनॉइड्स आर द ओनली सब क्लास ऑफ लिपिड्स विच आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ पॉलीमराइजेशन. सो चार्ली वुड बी द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन. I have got another question for you. Acylglycerols, like fats and oils, are esters formed by condensation reaction between fatty acids and water, fatty acids and alcohol, fatty acids and glucose, fatty acids and phosphates. And the best response to this question is fatty acids and alcohol. So you can see in here, अब हम classification of lipids पे बात करते हैं. First of all, let's talk about the first class of lipids, which is acylglycerols. So acylglycerols की definition को हम discuss करते हैं. So by definition, they are chemically esters of fatty acids and alcohol. Right? ये fatty acids और alcohol, that is glycerol, इनके ये esters हैं. And you can see in here कि जब acid alcohol से मिलेगा तो इससे ester और water बनेगा. Right? So this is the esterification reaction and you know from your knowledge of chemistry as well. So you can see in here इस फोटोग्राफ में भी आपको दिखाया गया है कि जब फैटी एसिड ग्लिसरोल से मिल रहा है you are getting an acyl glycerol which is of course an ester और इसके साथ वाटर जो है वो रिलीज हो रहा है. तो अगेन बायोलॉजी में सारे सिंथेसिस रिएक्शंस की तरह इसमें भी वाटर प्रोड्यूस हो रहा है. So now let's talk about esterification. So ester actually a compound produced as a result of chemical reaction between an acid with an alcohol and water molecule is released. So जब भी acid का alcohol के साथ reaction होगा तो ये basically esterification reaction है जिसमें ester produce होगा और water molecule release होगा. So during the esterification or in other words during the ester bond formation, hydrogen is released from the acid and alcohol is released from the and the hydroxyl group is released from the alcohol. और ये information आपकी book ही के accordingly दी गई है लेकिन ये wrong information है. Right? Actually इससे opposite होता है. राइट. बहरहाल एस्टेरिफिकेशन के दौरान क्या होता है हाइड्रोजन एसिड से और हाइड्रोक्सिल ग्रुप अल्कोहल से रिलीज होता है अकॉर्डिंग टू योर बुक विच कंबाइन टू फॉर्म वाटर. एंड एक्चुअली क्या होता है हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम द अल्कोहल. सो हाइड्रोजन ने अल्कोहल से आना है राइट एंड जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसने फैटी एसिड से आना है. सो दिस इज द राइट इन्फॉर्मेशन एंड दिस इज द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन यू कैन से. आप इस फोटोग्राफ में भी देख सकते हैं कि जो एस्टिक एसिड है जब ये अल्कोहल के साथ कंबाइन हुआ इससे इथाइल एसीटेट बना और साथ वाटर रिलीज हुआ. सो यू कैन सी इन दिस फोटोग्राफ एज वेल. ये आपकी टेक्स्ट बुक ही से फोटोग्राफ ली गई है. इसमें आप देख सकते हैं कि 3 फैटी एसिड्स हैं. यू कैन सी हियर ये एक फैटी एसिड है, दिस इज अनदर फैटी एसिड एंड दिस वन इज अनदर फैटी एसिड.
और ये जो 3 फैटी एसिड्स हैं ये कंबाइन हो रहे हैं विद अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल, जो कि एक्चुअली क्या है, एक अल्कोहल। सो यहाँ पे रॉन्गली शोन है कि हाइड्रोजन इज बीइंग कंट्रीब्यूटेड बाय द फैटी एसिड एंड द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज बीइंग कंट्रीब्यूटेड बाय द ग्लिसरॉल। यही इंफॉर्मेशन इवन आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर भी ये प्रिसाइजली शोन है प्रोडक्ट्स के अंदर, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिसाइजली ड्रॉ करूँ तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ से आएगा, फैटी एसिड से, और हाइड्रोजन कहाँ से आएगा, हाइड्रोजन वुड कम फ्रॉम द ग्लिसरॉल। सो ये प्रिसाइज है, जबकि प्रोडक्ट्स के अंदर ये इसी तरह से शो किया गया है। सो यू कैन सी इन हियर एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एस्टेरिफिकेशन प्रोसेस ओवरऑल ये ट्राइसाइल ग्लिसरॉल जो ये बना, और ये हमारे पास जो बॉन्ड बना दिस इज द एस्टर बॉन्ड। और साथ आप देखें कि इसमें चूंकि 3 फैटी एसिड्स कंबाइन हुए हैं विद द ग्लिसरॉल, तो लिहाजा साथ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर भी प्रोड्यूस हुए हैं, क्योंकि हमारे पास जो एस्टर बॉन्ड्स बने हैं वो भी कितने बने हैं, 3 एस्टर बॉन्ड्स बने हैं, और हर एस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन के वक्त एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, राइट। सो समटाइम्स एग्जाम आपको क्वेश्चन प्रेजेंट करता है, लाइक एग्जाम ये स्ट्रक्चर आपके सामने प्रेजेंट करता है और डिफरेंट लेबल्स दे देता है, लाइक दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन, और एग्जाम आपसे पूछता है कि इनमें से एस्टर बॉन्ड कौन सा है। सो आपने प्रिसाइजली इसको रिकॉग्नाइज करना है कि ये जो CO बॉन्ड है बेसिकली दिस इज द एस्टर बॉन्ड। सो इस फोटोग्राफ में भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और अल्कोहल है, एंड यू कैन सी हियर कार्बोक्सिलिक एसिड ने क्या कंट्रीब्यूट किया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और जो अल्कोहल है इसने क्या कंट्रीब्यूट किया, हाइड्रोजन, और अल्टीमेटली हमारे पास क्या बना, एस्टर और साथ वाटर मॉलिक्यूल। I have got a question for you at this stage. So statement है हमारे पास, the number of water molecules released during formation of diglycerides. तो यहाँ पे जो कि हमारे पास डाइग्लिसराइड्स हैं ऑफ कोर्स, तो इसमें क्या होगा, इसमें 2 फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल के साथ कंबाइन होंगे, लिहाजा 2 एस्टर बॉन्ड बनेंगे और 2 ही वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। सो बीटा वुड बी द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एसिल ग्लिसरॉल्स ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स आर प्रेजेंट इन विच रेशो। अब देखिए 1:1, 1:2, 1:3 एंड ऑल ऑफ दिस, तो मे बी आप सोच रहे होंगे कि इसका जो बेस्ट रिस्पॉन्स है दिस इज 1:3, बट दिस इज द रॉन्ग आंसर टू दिस क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो कीवर्ड यूज किया है वो असाइल ग्लिसरॉल्स यूज किया है, ट्राइग्लिसराइड्स यूज नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे कीवर्ड यूज करता इन ट्राइग्लिसराइड्स, उसका मतलब था कि ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड्स कंबाइंड हैं, और फिर हम इसका जो आंसर है वो चार्ली पिक कर सकते थे। लेकिन अब क्या है, असाइल ग्लिसरॉल्स, ऑफ कोर्स असाइल ग्लिसरॉल में एक ग्लिसरॉल के साथ एक फैटी एसिड भी कंबाइन हो सकता है, 2 और 3 भी हो सकते हैं, लिहाजा जो रेशो है वो 1:1, 1:2, 1:3 तीनों रेशोज पॉसिबल है। सो अगर 1:1 है तो बेसिकली ये होंगे मोनोग्लिसराइड्स, और अगर 1:2 में प्रेजेंट हैं ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स तो ये होंगे डाइग्लिसराइड्स, और अगर 1:3 में प्रेजेंट है तो ये होंगे ट्राइग्लिसराइड्स, राइट। सो ये सारी की सारी रेशोज पॉसिबल हैं। सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी डेल्टा। सो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसाइल ग्लिसरॉल्स की। यू कैन सी हियर मोनोग्लिसराइड्स में ग्लिसरॉल के साथ एक फैटी एसिड है, जबकि डाइग्लिसराइड्स में ग्लिसरॉल के साथ 2 फैटी एसिड्स हैं, और ट्राइग्लिसराइड्स में यू कैन सी हियर ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड्स कंबाइंड है। और ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट और वेरी हाई यील्ड फैक्ट्स लिखे हैं आपकी टेक्स्ट बुक में, उनको मैंने यहाँ पे सम अप किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर मोस्ट कॉमन असाइल ग्लिसरॉल्स। अगर आपसे ये पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन असाइल ग्लिसरॉल्स कौन से हैं, तो उसमें ट्राइग्लिसराइड्स आर द मोस्ट कॉमन असाइल ग्लिसरॉल्स। और सेकेंडली अगर आपसे ये पूछा जाए कि मोस्ट अबंडेंट लिपिड्स कौन से हैं, तो बेसिकली जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं यही मोस्ट अबंडेंट लिपिड्स भी हैं। क्यों ये मोस्ट अबंडेंट हैं, क्योंकि बेसिकली ये स्टोरेज फॉर्म ऑफ लिपिड्स हैं इन द ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि जो लिपिड्स में स्टोर होना होता है वो ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्म में होना है, लिहाजा ये मोस्ट अबंडेंट है। और उसके बाद भी देखें इनको हम ट्राई असाइल ग्लिसरॉल या न्यूट्रल लिपिड्स भी कहते हैं। सो अगर एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिपिड्स आर सेड टू बी न्यूट्रल, मोनोग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स, ट्राइग्लिसराइड्स और ऑल ऑफ दीज, सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी ट्राइग्लिसराइड्स, सिर्फ वो न्यूट्रल लिपिड्स हैं, राइट। सो ये स्टोरेज फॉर्म ऑफ लिपिड्स भी हैं इन द ऑर्गेनिजम्स। सो एग्जाम आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टोरेज फॉर्म ऑफ लिपिड्स इन द ऑर्गेनिजम्स। सो उसमें मल्टीपल ऑप्शन आपको प्रेजेंट कर दे, असाइल ग्लिसरॉल्स की फॉर्म में, या फॉस्फोलिपिड्स की फॉर्म में, या वैक्सीज की फॉर्म में, या टर्पेनॉइड्स की फॉर्म में, ऑफ कोर्स असाइल ग्लिसरॉल की फॉर्म में स्टोर होंगे, उसमें भी स्पेसिफिकली ट्राई असाइल ग्लिसरॉल की फॉर्म में स्टोर होंगे। सो आप ट्राई असाइल ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख भी सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो रेड कलर में ड्रॉन है ये ग्लिसरॉल है, और ग्लिसरॉल के साथ ये 1, 2 और 3 फैटी एसिड्स अटैच्ड हैं। सो आई हैव गॉट another range of questions for you at this stage
ए ऑप्शन है जी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, बी ऑप्शन इज स्ट्रेट चेन, सी ऑप्शन इज सॉलिड कंसिस्टेंसी एंड डी ऑप्शन इज ब्रांच चेन फैटी एसिड्स। और हमारे पास कमांड क्या है, चूज द सिंगल बेस्ट आंसर फॉर ईच स्टेटमेंट। और पहली स्टेटमेंट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ फैट्स, एंड द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज डेल्टा। ब्रांच चेन फैटी एसिड्स ये फैट्स की प्रॉपर्टी नहीं है। एंड सेकेंड स्टेटमेंट है फैट्स डिफर फ्रॉम ऑयल्स इन लैकिंग। अगेन इस बात का भी मतलब सेम है, एक्चुअली इसके लिए भी जो बेस्ट रिस्पॉन्स होगा दैट वुड बी डेल्टा। और ऑयल्स लैक, सो वही बात एक और अंदाज से पूछी गई है कि ऑयल्स में क्या नहीं है। पहले स्टेटमेंट क्या थी, फैट्स डिफर फ्रॉम ऑयल्स इन लैकिंग, राइट। सो उसके लिए हमने आंसर किया था डेल्टा। अब ऑयल्स लैक, तो ऑयल्स में क्या नहीं है, राइट। सो इसके लिए जो बेस्ट रिस्पॉन्स होगा अगेन द ब्रांच चेन फैटी एसिड्स। और उसके बाद फिर लास्ट में हमारे पास स्टेटमेंट है नन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर्टी ऑफ फैट्स एक्सेप्ट। तो इनमें से फैट्स की कौन सी प्रॉपर्टी, इनमें से एक्चुअली ना पहले पूछा गया है नन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर्टी ऑफ फैट्स एक्सेप्ट। सो ये एक डबल नेगेटिव स्टेटमेंट है। सो स्टार्ट में भी नेगेटिव है एंड में भी नेगेटिव है, एंड नेगेटिव गिव यू पॉजिटिव। सो अगर आपसे ये पूछा गया है कि नन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर्टी ऑफ फैट्स एक्सेप्ट, तो बेसिकली आपसे ये पूछा जा रहा है कि फैट्स की कौन सी प्रॉपर्टी है, एंड द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी अगेन द ब्रांच चेन फैटी एसिड्स। सो इन सारी स्टेटमेंट्स का हमारा जो आंसर है वो डेल्टा है। एक ही बात डिफरेंट वेज में रोटेट करके आपसे पूछी जा रही है। सो यू कैन सी हियर we have got the fats and you can have a look at the oils। और ये हमारी बुक में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है रिगार्डिंग द फैट्स एंड ऑयल्स इन अ कंफ्यूजिंग वे। और बुक लिखने वाले ने किताब लिखते वक्त या खास तौर पे ये वाला पैराग्राफ लिखते वक्त इस चीज़ की एहतियात बरती है कि पढ़ के कहीं आपको समझ ना आ जाए, क्वाइट कंफ्यूजिंग वे में लिखा गया है। सो अब हम इसको थोड़ा सा इसको पहले बुकिश स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और फिर हम इस बुक ही की इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल, ताकि वो आपके एग्जाम के लिए कंपैटिबल फॉर्म में इंफॉर्मेशन आ जाए आपके पास। सो इसमें बुक में लिखा है कि फैट्स, अब फैट्स यहाँ पे एग्जामिनर की जो मुराद है वो क्या है, दैट इज लिपिड्स। सो फैट्स कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर यूजुअली लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड आर सेड टू बी ऑयल्स। सो यहाँ पे फैट्स कहा जा रहा है और बाद में उन्हीं को बाद में क्या कहा जा रहा है, ये ऑयल्स कहा जा रहा है, राइट। सो दिस इज सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजिंग। आगे चल के इन कंफ्यूजन को फिक्स करते हैं। अब लिखा गया जी एनिमल फैट्स, अब यहाँ पे एग्जामिनर की एनिमल फैट्स से मुराद भी फैट्स ही है, आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर वेयर मोस्ट ऑफ द प्लांट फैट्स। अब यहाँ पे प्लांट फैट्स से मुराद क्या है, oils हैं। Plant fats, that is oils, are liquids. Fats and oils are lighter than water and have a specific gravity of about 0.8. तो दोनों की specific gravity 0.8 है, less than 1 है, so they are lighter than water. दोनों वाटर की सरफेस पे फ्लोट करेंगे। बहरहाल ये बुक के अंदर कुछ ये स्टेटमेंट्स लिखी गई हैं अबाउट द फैट्स एंड ऑयल्स। अब हम इसी पैराग्राफ को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके लिखते हैं। सो यहाँ से आपको अंदाज़ा भी होगा इस चीज़ का कि इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करके स्टडी करने का कितना फ़ायदा होता है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मे बी इस स्टेटमेंट्स को इन स्टेटमेंट्स को स्ट्रेट अवे पढ़ के जो क्वेश्चन मैंने भी आपसे पूछे हैं आप उनको इतना क्लियरली आंसर ना कर पाएँ, लेकिन अगर आप ये जो टेबल मैं आपको कंस्ट्रक्ट करवाने लगा हूँ, इस टेबल के थ्रू आप इस इन्फॉर्मेशन को कंप्रीहेंड करेंगे तो एग्जाम में बैठ के आपके लिए जो क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करना बहुत इजी हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं एक चीज को रीइंफोर्स करना चाहूंगा माय डियर स्टूडेंट, और वो चीज क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन इन द ब्रेन इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। जब तक आप इंफॉर्मेशन को अपने ब्रेन में ऑर्गेनाइज करना नहीं सीखेंगे तब तक आप एंट्री टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। ऑलराइट, तो जस्ट इमेजिन, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल की मदद से इस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन की जो इंपॉर्टेंस है वो समझाता हूँ। जस्ट इमेजिन दैट यू हैव बिल्ट अ न्यू होम एंड इन दैट होम you have built a new kitchen, and in that kitchen you have got so many things like spoons and forks and knives and other utensils, and all of them are lying in the form of a pile, and you need a spoon, a fork or knife. Actually you will have to pull out that particular thing from that pile of the entities, right, with the little irritation, right। आपके लिए आसान नहीं होगा उस ढेर में से अपने मतलब की कोई चीज़ निकालना। इसका सोल्यूशन क्या है, अपने किचन में शेल्व्स बनाएं और इन शेल्व्स में डिफरेंट चीज़ों को अपने हाथों से अरेंज करें। सो आप को जब भी कोई चीज़ चाहिए होगी आप मुतलका सेक्शन को ओपन करेंगे, उसमें से आप अपनी जो नीड की एंटिटी है, जो भी स्पून फोक आपको चाहिए आप निकाल लेंगे। सिमिलरली अगर आप बुक को टेबल्स और फ्लो शीट्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज करके स्टडी करेंगे तो ऑन द डे ऑफ एग्जाम आपके लिए इंफॉर्मेशन को बुक में से पुल आउट करना उतना ही आसान होगा जितना कि आपके लिए अपने हाथ के अरेंज किए हुए किचन में से स्पून और फोक और नाइफ को पुल आउट करना होगा, right? So that's why I always reinforce the organization of the information in the brains of my students. So you can see in here, this is a table. Actually इस टेबल के टाइटल को हम देखते हैं,
this table is summarizing the types of lipids on the basis of saturation of fatty acids in acylglycerols, right? एंड यू कैन सीन हियर, इसमें एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम में हमारे पास क्या है, एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम हमारे पास फीचर है, सेकंड कॉलम में फैट्स हैं जिनको हम एनिमल लिपिड्स भी कहते हैं, और थर्ड कॉलम में ऑयल्स हैं जिनको हम प्लांट लिपिड्स भी कहते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम फैटी एसिड्स की बात करें तो जो फैट्स हैं या एनिमल लिपिड्स हैं इनमें फैटी एसिड्स सैचुरेटेड हैं और स्ट्रेट चेन है, जबकि जो ऑयल्स हैं या प्लांट लिपिड्स हैं इनमें फैटी एसिड्स अनसैचुरेटेड हैं और ब्रांच्ड हैं. और उसके बाद फिर फिजिकल स्टेट हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है या टीचिंग टूल है, दैट इज आवर क्वेश्चन बैंक. सो अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाते हैं तो इसमें हम देखें कि आप डिफरेंट तरीके से टेस्ट दे सकते हैं. सो आप जैसे मर्जी माइंड में डिफाइन कर लें कि आपने किसी एक टॉपिक का टेस्ट देना है, या एक चैप्टर का, एक यूनिट का, क्वार्टर सिलेबस का, हाफ सिलेबस का, फुल सिलेबस का, जो मर्जी सिलेबस आप डिफाइन कर लें, उस डिफाइंड सिलेबस में से 20 तरीकों से आप टेस्ट दे सकते हैं. कैसे? जैसे जो भी सिलेबस आपके माइंड में डिफाइंड है, आप चाहें तो उस सिलेबस के हमारे पास जो अवेलेबल ऑल क्वेश्चन उनका टेस्ट दे सकते हैं, या जो आपने टॉपलेट.डी पे आप प्रैक्टिस करते रहे हैं तो आप चाहते हैं कि आपने दोबारा मे बी सेकंड थर्ड टाइम आप टेस्ट दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उस सिलेबस के अनसीन क्वेश्चन का टेस्ट आए, आप वो भी दे सकते हैं. इसके अलावा इनकरेक्ट क्वेश्चन के टेस्ट देते हुए जो सवाल आपके गलत हुए थे, आप उन गलत सवालों का टेस्ट अलग से क्रिएट कर सकते हैं. से अगर आपने फिजिक्स के 20 टेस्ट दिए हैं, उनमें से आपका कोई मे बी आपके कोई 30 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, उन 30 रॉन्ग क्वेश्चन का इकट्ठा टेस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं. और इसी तरीके से जो जिन क्वेश्चन को आपने टेस्ट के दौरान बुकमार्क किया है उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, जो टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, अनअटेम्प्टेड का, और इवन यानी कि टेस्ट देते हुए आपने जिनको अटेम्प्ट किया था और टेस्ट देते हुए जिनको आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, ये अनसीन से डिफरेंट है. अनसीन का तो मतलब ये है कि वो टेस्ट में कभी आए नहीं आपके. इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इवन पास्ट क्वेश्चन का बहुत बड़ा पूल यहाँ पे मौजूद है. अगर हम गौर करें, देखें कि ई कैट के, नम्स के, एनएमडी कैट, एकेयू, एमडी कैट पंजाब के और ईटा केपीके के, ये इवन जो पीएमसी के जो सैंपल पेपर्स हैं उनके टॉपिक वाइज पास्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे मौजूद है ओवरऑल. आप किसी भी टैब पे क्लिक करें, सारे के सारे एक्चुअल पास्ट क्वेश्चन है वो आ जाएंगे. ऑफ कोर्स ये सारे के सारा बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है क्योंकि पूरे पाकिस्तान से बड़े मेन एग्जामिनर्स ने, बड़े सीनियर एग्जामिनर्स ने ये डेवलप किया होगा. एनीवेज, इसमें से किसी भी आप टॉपिक को चूज करें, से मैं यहाँ पे सारे टैग्स को चूज कर लेता हूँ तो हमारे पास ये सारे के सारे टॉपिक्स आ गए. इनमें से किसी एक टॉपिक को मैं चूज करूँ या एक सेक्शन को, या मैं मल्टीपल सेक्शन को चूज करूँ, तो मैं उसका टेस्ट दे सकता हूँ. से मैंने 2 सेक्शन चूज किए, इसमें से सेम है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, इनका टेस्ट देना चाहता हूँ, या ओवरऑल मैं सारे सेक्शन का टेस्ट देना चाहता हूँ वो मैं दे सकता हूँ. या मैं डिफाइन करूंगा मे बी जी मैंने 50 एमसीक्यू का टेस्ट देना है, तो ये 50 एमसीक्यू का टेस्ट आपके सामने ये क्रिएट हो गया. सो ये आपके सामने आ गई है जी टेस्ट की स्क्रीन, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये ईटा केमिकल का पास्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, ये ऑप्शंस हैं. इसमें ओवरऑल ये देखिए कि इसमें अगर आपने पिक किया तो आपका ये करेक्ट आंसर भी सामने आ गया. अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं. इसके अलावा ये क्वेश्चन वेरीफाइड है बाय आवर टीम, इसको अगर आप चाहें बुकमार्क कर सकते हैं. इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट स्टैट्स यहाँ पे आ रहे हैं वगैरह वगैरह. यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हैं, और फिर अल्टीमेटली जब आप चाहें आप टेस्ट को फिनिश करके इवन रिजल्ट को भी व्यू कर सकते हैं. ऑलराइट, सो इस तरह से ये टेस्ट आपने इसको रिजल्ट को व्यू कर लिया. एनीवेज, इसके बाद अब हम चलते हैं दोबारा अपने होम पेज की तरफ. सो आप किसी भी जितने भी आपका सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, इन सब सब्जेक्ट्स के आप वीडियो लेक्चर्स, वीडियो नोट्स और अनलिमिटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस यहां से कर सकते हैं. जितने भी आप प्रीवियस टेस्ट जो भी टेस्ट आपने दिए होंगे, अगर आप प्रीवियस टेस्ट पे क्लिक करेंगे वो सारे टेस्ट आपके यहाँ पे आ रहे होंगे. इसके अलावा जो आपकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है उसकी जो डिटेल है वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही है. डिफरेंट सब्जेक्ट में आप कैसे जा रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट चैप्टर्स में और डिफरेंट टॉपिक्स में आप कैसे जा रहे हैं, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है. इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स हैं जो कि जस्ट लाइक रियल एग्जाम है. यहाँ से किसी भी फुल लेंथ पेपर को किसी भी टाइम पे लॉन्च कर सकते हैं अपनी तरीके शुरू में या इवन मिड सेशन में जाके नियर द एग्जाम आप इन एफएलपीस को जब चाहे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं. उसके बाद फिर सपोर्ट मटेरियल है, इसमें इनको वीडियो रिव्यूज हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप ग्रेड से पढ़ा वो आपको गाइड कर रहे हैं. हमारे सिस्टम के हवाले से भी, ओवरऑल तैयारी के हवाले से भी आप उन बच्चों से गाइडेंस ले सकते हैं. इसके अलावा हमारे ये टेस्टिमोनियल्स हैं
जो पूरे पाकिस्तान में हजारों स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं वो हमारे बारे में क्या कहते हैं, उसकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस यहाँ पे गिवन है। अगर आप कंटेंट देखना चाह रहे हैं हमारे कोर्स का, वो सारे के सारे यहाँ पे ओवरऑल जो विजिबल है। एंड इन एडिशन टू दैट स्टडी स्केड्यूल्स बड़ा एक अहम फीचर है, अहम मॉड्यूल है। इसमें 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज और इवन 50 डेज का एनएमटी का स्केड्यूल मौजूद है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली जिस मर्जी स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप टाइम फ्रेम में किस जगह पे खड़े हैं। अगर आप एग्जाम, आपका एक महीने के बाद एग्जाम है, ऑफ कोर्स आप 30 डेज वाला प्लान फॉलो करेंगे। अगर आपके एग्जाम में 2 हफ्ते रहते हैं तो आप 15 दिन वाला प्लान फॉलो करेंगे एंड सो ऑन। तो इसमें हमने आपको ये बताया है स्केड्यूल्स के अंदर ये गाइड किया है कि आपने गिवन टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। फिर इसके अलावा डाउनलोड्स का सेगमेंट है, जो भी डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपसे रिलेटेड वो सारे के सारे आपको डाउनलोड्स में मिल जाता है। और इसके अलावा गाइडेंस वीडियोस काफी सारी इसके अंदर पड़ी हुई हैं जो कि मैंने खुद रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाली है। इसमें बहुत सारे हवालों से जनरल गाइडेंस आप इन वीडियो से ले सकते हैं। सो ये था हमारे पास ये हमारे पास गाइडेंस वीडियोस का ये सेगमेंट था। ओके, सो दिस वाज at room temperature. So at room temperature जो animal fats हैं they are actually solid, राइट ये सॉलिड हैं। और जबकि रूम टेम्परेचर पे जो प्लांट फैट्स हैं या प्लांट लिपिड्स हैं यू कैन से दे आर लिक्विड। सो चूंकि ये सॉलिड हैं इसीलिए हम इन्हें फैट्स कहते हैं, और चूंकि ये ऑयल्स हैं लिक्विड हैं इसीलिए हम इनको ऑयल्स कहते हैं, राइट। इसकी एग्जांपल भी अगर आप माइंड में रखना चाहें तो एनिमल लिपिड की जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो बटर है, और इसी तरह से ऑलिव ऑयल है से वो किसकी एग्जांपल है, वो प्लांट लिपिड की एग्जांपल है। सो अगर आप इन दोनों एग्जांपल्स को ज़हन में रख के इन पॉइंट्स को इंटरप्रेट करेंगे तो आपके लिए इंटरप्रेट करना और आसान हो जाएगा। उसके बाद आप देखें कि स्पेसिफिक ग्रेविटी दोनों की अबाउट 0.8 है। सो बोथ ऑफ देम आर लाइटर देन वाटर। सो ये दोनों में सिमिलैरिटी है रादर देन अ डिफरेंस यू कैन से। और इफेक्ट ऑन हेल्थ इनका कैसा होगा, एक्चुअली हम जनरली ये समझते हैं कि जो फैट्स हैं, जो एनिमल लिपिड्स हैं या एनिमल फैट्स हैं दे आर बैड फॉर हेल्थ, जबकि जो प्लांट लिपिड्स हैं या जो ऑयल्स हैं दे आर गुड फॉर हेल्थ। तो यहाँ पे मैं आपको एक जनरलाइजेशन भी देता चलूँ कि ये दो चीज़ों के बारे में पूछा जाता है कि एनिमल ओरिजिन या प्लांट ओरिजिन की लिपिड या प्रोटीन्स इनमें से कौन सी चीज़ बेटर है। सो लिपिड्स के बारे में रूल याद रखिएगा कि लिपिड्स ऑफ द प्लांट ओरिजिन आर बेटर, और प्रोटीन्स के बारे में रूल क्या है कि प्रोटीन्स ऑफ एनिमल ओरिजिन आर बेटर। या इसको आप एक ही जनरलाइजेशन आप नोट डाउन कर सकते हैं कि द लिपिड्स ऑफ प्लांट ओरिजिन एंड प्रोटीन्स ऑफ एनिमल ओरिजिन आर ऑफ बेटर क्वालिटी। या आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं जो महंगा है वो सेहत के लिए भी अच्छा है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट आप देखें सोर्स के हवाले से कि जो फैट्स हैं ये ऑफ कोर्स नाम से ज़ाहिर है एनिमल लिपिड्स हैं तो इनका सोर्स एनिमल्स है, और जो प्लांट लिपिड्स हैं इनका सोर्स जो है वो प्लांट्स ही है। सो इसमें अब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर्टीज ऑफ फैट्स एक्सेप्ट, आपको 3 ऑप्शन इधर से देगा और एक ऑप्शन इस कॉलम से डालेगा। या एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्लांट लिपिड्स डिफर फ्रॉम एनिमल्स इन हैविंग और लैकिंग विच फीचर, राइट। सो इस पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा। सो बहरहाल अगर आपने इस टेबल को प्रॉपरली मेमोराइज किया हुआ होगा तो इस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन को आप बड़ी इजीली टैकल कर पाएंगे ऑन द रियल एग्जाम। सो नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट दी वैक्सेस। अब वैक्सेस के हवाले से फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन पे बात करते हैं। बाय डेफिनेशन यू कैन सी हियर दे केमिकली मिक्सचर। सो ये ऐसे लिपिड्स हैं जो कि मिक्सचर्स हैं, और किसी भी और सब क्लास के बारे में हमने ये बात नहीं पढ़ी। सो केमिकली दे आर मिक्सचर ऑफ लॉन्ग चेन alkanes with odd number of carbons ranging from 25 to 35। अब यहाँ पे alkanes हैं। हमने जब ओवरऑल स्टार्टिंग में फैटी एसिड्स को पढ़ा था तो वहाँ पे हमने आर ग्रुप में कार्बन की तादाद पढ़ी थी और दैट वाज इन रेंज बिटवीन 2 to 30। और यहाँ पे क्या है कि लॉन्ग चेन अल्केन्स हैं जिनके अंदर ऑड नंबर ऑफ कार्बन है, उसकी रेंज क्या है C25 to C35। और इसके अलावा इस मिक्सचर में और क्या क्या शामिल है, एक तो हमने बात की कि इस मिक्सचर के अंदर एल्केन्स हैं, दूसरे नंबर पे इस मिक्सचर में एल्कोहल्स हैं, thirdly you have got the ketones and fourthly the esters of the long chain fatty acids। so in different entities का जो मिक्सचर है केमिकली ये जो वैक्सेस हैं, राइट, एंड दे कैन हैव अल्कोहलिक एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। ऑफ कोर्स इनके अंदर चूंकि अल्कोहल है, कीटोन है, राइट,
सो इनमें अल्कोहलिक या एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप्स ऑफ कोर्स हो सकते हैं, राइट. सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ द वैक्सेस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ वैक्सेस. सो इंपॉर्टेंस के हवाले से दे फॉर्म द प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ प्रोटेक्टिव कोटिंग, राइट. जैसे ये प्रोटेक्टिव कोटिंग बनाएंगे, उसको हम नाम क्या दे रहे हैं, क्यूटिकल का. क्यूटिकल इज फॉर्म्ड बाय अ वैक्स पॉलीमर जो कि क्यूटिन है. अब यहाँ पे क्यूटिकल और क्यूटिन में फर्क है, राइट. क्यूटिकल क्या है, क्यूटिकल एक लेयर है, जबकि जो क्यूटिन है बेसिकली क्यूटिन ये उस लेयर का एक आगे इंटर्न कंपोनेंट है. सो ये प्रोटेक्टिव कोटिंग बनाएंगे क्यूटिकल, जिसके अंदर जो कंपोनेंट प्रेजेंट है क्यूटिन वो एक वैक्स है. So they form protective coating on the fruits and leaves to prevent water loss and the abrasive damage. And they act as water barrier for insects, birds and animals as lanolin in sheep. So water barrier के तौर पे भी ये वैक्सीज जो हैं ये एक्ट करते हैं, राइट. एक तो हमने देखा कि ये प्रोटेक्टिव कोटिंग बना रहे हैं जैसे क्यूटिकल, और सेकेंडली दे एक्ट एज वाटर बैरियर, एंड थर्डली दे आर आल्सो सिक्रेटेड बाय सम इंसेक्ट्स जैसे कि हनी बी एक्सेट्रा फॉर देयर शेल्टर्स. सो बेसिकली हनी बी अपना जो शेल्टर बनाते हैं वो भी अल्टीमेटली वैक्स ही से बना हुआ है. सो आई हैव गॉट अ क्वेश्चन फॉर यू एट दिस स्टेज. सो स्टेटमेंट है फॉस्फेटिडिक एसिड इज कंप्राइज्ड ऑफ. ए ऑप्शन क्या है, 1 ग्लिसरॉल, 2 फैटी एसिड्स एंड अ फॉस्फोरिक एसिड. बी ऑप्शन क्या है, 2 ग्लिसरॉल्स, 2 fatty acids and 2 phosphoric acids. And C option क्या है, 1 glycerol, 1 fatty acid and 1 phosphoric acid. And D option क्या है, 2 glycerols, 2 fatty acids and a phosphoric acid. And the best response to this question is alpha. कि phosphatidic acid जो है ये एक ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल, 2 फैटी एसिड्स और एक फॉस्फोरिक एसिड के मिलने से बनता है. Alright, so अब हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं with the phospholipids. You can see here, first of all, we have got the definition of phospholipids. By definition, they are derivatives of phosphatidic acids. ये phosphatidic acids के derivatives हैं, and you can see here जो phosphatidic acid है, ये किस किस चीज़ से बना है, एक ग्लिसरॉल, 2 फैटी एसिड्स और एक फॉस्फोरिक एसिड. अभी जो क्वेश्चन भी मैंने आपसे प्रीवियस स्लाइड में पूछा था वो भी इसी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड था. आपकी बुक में क्लियरली रिटन है कि जो फॉस्फेटिडिक एसिड है ये इन 3 बेसिक कंपोनेंट्स से बना हुआ है. सो इन कंपोनेंट्स को मेमोराइज करना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. सो फॉस्फेटिडिक एसिड जब ये कंबाइन होगा विद द नाइट्रोजनस बेस, राइट, और नाइट्रोजनस बेसिस में भी क्या क्या हो सकता है, कोलिन, इथानोलामीन और सेरीन. ये 3 तरह के नाइट्रोजनस बेसिस हैं. इन तीनों में से फॉस्फेटिडिक एसिड किसी भी नाइट्रोजनस बेस से अगर कंबाइन हो जाए तो रिजल्टेंट जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा, दैट वुड बी अ फॉस्फोलिपिड, राइट. सो फॉस्फेटिडिक एसिड when it will combine with a linear nitrogenous base यानी कि कोलिन, इथानोलामीन और सेरीन, इनमें से किसी भी के साथ भी कंबाइन करेगा तो रिजल्टिंग कंपाउंड फॉस्फोलिपिड. अब हम नाइट्रोजनस बेसिस की टाइप्स के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजनस बेसिस को आपने ऑफ कोर्स जो न्यूक्लिक एसिड्स का टॉपिक है वहाँ पे भी स्टडी किया होगा. सो इसीलिए हम यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस को थोड़ा सा कैटेगराइज करते हैं. यू कैन सी इन हियर, इफ यू टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, वी सब डिवाइड द नाइट्रोजनस बेसिस इनटू 2 मेजर कैटेगरीज. एक है स्ट्रेट चेन और दूसरे नंबर पे हमारे पास है रिंग्ड नाइट्रोजनस बेसिस. अब जो स्ट्रेट चेन नाइट्रोजनस बेसिस हैं ये वो नाइट्रोजनस बेसिस हैं जो कि फॉस्फोलिपिड्स में प्रेजेंट हैं, और इसमें हमारे पास 3 बेसिक नेम्स हैं, कोलिन, इथानोलामीन एंड द सेरीन. और दूसरे नंबर पे जो रिंग्ड नाइट्रोजनस बेसिस हैं ये वो नाइट्रोजनस बेसिस हैं जो कि न्यूक्लिक एसिड्स में प्रेजेंट हैं. अब जो रिंग्ड नाइट्रोजनस बेसिस हैं इन टर्न इनमें जो रिंग्स की तादाद है वो 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है. अब ऐसे रिंग्ड नाइट्रोजनस बेसिस जिनमें रिंग्स की तादाद 1 है या सिंगल रिंग्ड नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं उनको हम ग्रॉसली क्या नेम देते हैं, दे आर पायरिमिडीन्स. जबकि ऐसे नाइट्रोजनस बेसिस जिनमें रिंग्स की तादाद डबल है, राइट, या डबल रिंग्ड हैं, उनको हम ग्रॉसली नेम क्या देते हैं, प्योरिन्स. सो सिंपली अब ये इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि जिनमें रिंग्स की तादाद कम है उनका नाम लेंथी है, और जिनमें रिंग्स की तादाद ज़्यादा है उनका नाम रिलेटिवली शॉर्टर है. और अब ये जो सिंगल रिंग्ड नाइट्रोजनस बेसिस हैं इसमें हमारे पास कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं, साइटोसिन, यूरासिल एंड द थायमीन. जबकि डबल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस में हमारे पास गुआनिन एंड एडेनिन है, राइट. सो इन जो नाइट्रोजनस बेसिस के नेम्स को मेमोराइज करना इंपॉर्टेंट है. एग्जाम आपसे से एक क्वेश्चन पूछ सकता है, पिक द ऑड वन आउट, राइट. आपको ए ऑप्शन देता है मे बी इथानोलामीन, और बी ऑप्शन देता है जी साइटोसिन, सी ऑप्शन इज यूरासिल, डी ऑप्शन इज एडेनिन मे बी. इनमें से जो ऑड वन है ऑफ कोर्स ये देखें इथानोलामीन, क्लियरली ये स्ट्रेट चेन है जबकि बाकी सारी की सारी रिंग्ड हैं. तो इसमें बेस्ट रिस्पॉन्स जो होगा वो ए होगा,
राइट। एंड इसी तरह से अगर एग्जाम आपसे क्वेश्चन देता है, ए ऑप्शन इज साइटोसिन, बी ऑप्शन इज यूरासिल, एंड सी ऑप्शन इज थायमीन, एंड डी ऑप्शन इज गुआनिन। अब एग्जाम कमांड देता है पिक द ऑड वन आउट, जिसमें से देखिए ये 3 सिंगल रिंग्ड हैं, जबकि गुआनिन ये डबल रिंग्ड है, सो गुआनिन जो है ये ऑड वन हो जाएगी। ऑल राइट, और सो एग्जाम आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर नाइट्रोजन बेस और प्यूरिन नाइट्रोजन बेस, और द विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पायरिमिडीन, या नन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पायरिमिडीन एक्सेप्ट एंड सो ऑन। तो इस पैटर्न पे भी क्वेश्चंस पूछ सकता है। बेसिकली आपने इस फ्लो शीट को मेमोराइज करना है और इन नेम्स को आपने मेमोराइज करना है। तो इसके लिए मैं आपको एक नमोनिक भी दे देता हूं कि बेसिकली आप नमोनिक याद रखिएगा, कट फॉर पायरिमिडीन्स, कट फॉर पायरिमिडीन्स, बेसिकली साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमीन, ये 3 नाइट्रोजन बेसिस हैं जो कि पायरिमिडीन्स हैं। जबकि आप एक नमोनिक याद रख सकते हैं, प्योर एज गोल्ड। तो बेसिकली जो प्योरीन्स हैं दे आर एडेनिन एंड गुआनिन। सो एडेनिन एंड गुआनिन ये प्योरीन्स हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग है एग्जाम्पल ऑफ मोस्ट कॉमन फॉस्फोलिपिड, जो कि लेसिथिन है या फॉस्फेटिडिलकोलिन है। सो यहाँ से हमें एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी मिली, वो क्या है कि अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में मोस्ट कॉमन लिपिड्स कौन से हैं, बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी असाइल ग्लिसरॉल्स, उसमें से भी ट्राइग्लिसराइड्स। और अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन मेम्ब्रेन लिपिड्स आर, तो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी लेसिथिन और फॉस्फेटिडिलकोलिन, दे आर बेसिकली वन एंड द सेम थिंग। एग्जाम में लेसिथिन की वर्डिंग भी अपीयर हो सकती है एज एन ऑप्शन, और इवन फॉस्फेटिडिलकोलिन की वर्डिंग भी अपीयर हो सकती है एज एन ऑप्शन। एंड यू कैन सी हियर दे आर फॉर्म्ड बाय द अटैचमेंट ऑफ choline nitrogenous base with the phosphoric acid of the phosphatidic acid। so जब इसमें फॉस्फेटिडिक एसिड का जो फॉस्फेट ग्रुप होगा उसके साथ जब नाइट्रोजन बेस कोलिन मिलेगी तो रिजल्टेंट कंपाउंड क्या होगा, फॉस्फेटिडिलकोलिन और द लेसिथिन व्हिच इज वन एंड द सेम थिंग व्हिच इज मोस्ट अबंडेंट फॉस्फोलिपिड इन द मेम्ब्रेन्स। या सिंपली अगर मोस्ट अबंडेंट फॉस्फोलिपिड या मोस्ट अबंडेंट लिपिड इन मेम्ब्रेन्स पूछा जाए तब भी आपका आंसर जो यही होना चाहिए, फॉस्फेटिडिलकोलिन। या अगर आपसे वैसे ही पूछा जाए कि मोस्ट अबंडेंट फॉस्फोलिपिड कौन सा है, मेम्ब्रेन्स का नाम भी कहा जाए, स्टिल आपको जो बेस्ट रिस्पॉन्स होना चाहिए दैट वुड बी अगेन सेम लेसिथिन और द फॉस्फोलिपिड और द फॉस्फेटिडिलकोलिन। नेक्स्ट हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, ऑल आर ट्रू रिगार्डिंग हेड रीजन ऑफ लेसिथिन एक्सेप्ट। लेसिथिन से मुराद ऑफ कोर्स यहाँ पे फॉस्फेटिडिलकोलिन है। इट इज पोलर, इट कंटेन्स फैटी एसिड्स, इट इज लिपोफिलिक एंड इट कंटेन्स फॉस्फेट। सो अभी हम इसको जाके लेसिथिन के स्ट्रक्चर को इन डिटेल डिस्कस भी करते हैं, बट जब हम स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे हमें पता चलेगा कि इसका जो हेड रीजन है वो पोलर भी है, वो लिपोफोबिक भी है और उसमें फॉस्फेट ग्रुप भी है। सो इस क्वेश्चन का जो बेस्ट रिस्पॉन्स होगा दैट वुड बी बीटा। और एक और हमारे पास क्वेश्चन है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन लेसिथिन। अब लेसिथिन में टोटल डबल बॉन्ड्स कितने हैं? सो एक लेसिथिन मॉलिक्यूल में या एक फॉस्फेटिडिलकोलिन मॉलिक्यूल में टोटल डबल बॉन्ड्स कितने हैं? 1 2 3 और 4 एंड द बेस्ट रिस्पांस इज 4। अभी हम आगे जब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं वहां पे हम इसके डबल बॉन्ड्स को काउंट भी करते हैं। और उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है नंबर ऑफ अनसैचुरेशंस। अब यहाँ पे दो डिफरेंट वर्डिंग्स हैं। पहले था नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, राइट। अब डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन से इस तरह से डिफरेंट है कि अनसैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक वर्डिंग है जो हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए यूज करते हैं। सो नंबर ऑफ अनसैचुरेशंस प्रेजेंट इन लेसिथिन। अब अगेन सेम ऑप्शंस हैं 1 2 3 और 4 एंड द बेस्ट रिस्पांस टू दिस क्वेश्चन इज अल्फा दिस टाइम के कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है लेसिथिन के एक मॉलिक्यूल के अंदर वो जस्ट एक है। हाँ, वैसे जो टोटल डबल बॉन्ड्स हैं वो 4 हैं। अब हम इसके स्ट्रक्चर को डिटेल से देखते हैं। बहरहाल अब हम देखें कि ये फॉस्फेटिडिलकोलिन का जो मॉलिक्यूल है इन टर्न इट इज कंप्राइज्ड ऑफ द टू बेसिक कंपोनेंट्स फॉस्फेटिडिक एसिड एंड द कोलिन। और जो फॉस्फेटिडिक एसिड है इन टर्न ये 3 कंपोनेंट से बना है, राइट। इसमें ग्लिसरॉल है जो कि 3 कार्बन अल्कोहल है, सेकेंडली इसमें 2 फैटी एसिड्स हैं और थर्डली इसमें फॉस्फोरिक एसिड है, राइट। और ये जो फॉस्फोरिक एसिड है ये ग्लिसरॉल के कार्बन नंबर 3 के साथ अटैच्ड है। सो एग्जाम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है, इन द लेसिथिन मॉलिक्यूल फॉस्फोरिक एसिड इज अटैच्ड टू विच कार्बन ऑफ द ग्लिसरॉल, राइट। सो ऑफ कोर्स द आंसर वुड बी 3rd कार्बन ऑफ द ग्लिसरॉल। अब यहाँ पे जो फैटी एसिड्स हैं फॉस्फेटिडिक एसिड के अंदर इन टर्न वो भी 2 तरह के हैं। इसमें एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है और दूसरा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है।
राइट नाम से ही जाहिर है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड में कोई भी अनसैचुरेशन मौजूद नहीं है, जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में कोई अनसैचुरेशन लाजमी तौर पे होगी। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है दिस इज अटैच्ड विद द कार्बन नंबर 1 ऑफ ग्लिसरॉल। Saturated fatty acid is attached with carbon number 1 while the unsaturated fatty acid is attached with carbon number 2 of glycerol. So glycerol में आप ये भी कह सकते हैं कि 3 ही कार्बन्स हैं, ग्लिसरॉल में 3 ही कार्बन्स हैं और उन तीनों कार्बन्स में से जो कार्बन नंबर 1 है उसके साथ सैचुरेटेड फैटी एसिड है, कार्बन नंबर 2 के साथ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है और कार्बन नंबर 3 के साथ फॉस्फोरिक एसिड है। सो ये 3 इंपॉर्टेंट अटैचमेंट्स हैं इसकी ग्लिसरॉल की लेसिथिन के मॉलिक्यूल के अंदर, जिनको आपने याद रखना है, इसको एग्जाम में टेस्ट किया जा सकता है। सो ये एक बॉटम एक और फोटोग्राफ है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये फॉस्फेटिडिक एसिड का स्ट्रक्चर आपके सामने है और ये जो इस हाफ में आपको दिखाया गया है दिस इज द फॉस्फेटिडिलकोलिन। सो फॉस्फेटिडिलकोलिन और द लेसिथिन दिस इज वन एंड द सेम थिंग, राइट। इसमें आप देख भी सकते हैं कि ये जो फॉस्फोरिक एसिड जो है, फॉस्फोरिक एसिड इज अटैच्ड विद द कार्बन नंबर 3, जबकि आप देख सकते हैं कि कार्बन नंबर 1 और 2 दोनों के साथ फैटी एसिड्स अटैच्ड हैं और इसमें कार्बन नंबर 1 के साथ हमने भी स्टडी किया कि इसके साथ सैचुरेटेड फैटी एसिड और कार्बन नंबर 2 के साथ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। अब इसमें आप ये भी एक बात पे गौर कीजिएगा कि फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल को अगर हम एज अ होल देखें, एज अ होल अगर हम इसको देखें तो इसके 2 रीजन्स हैं, एक इसका हेड रीजन है, राइट, जैसे ये इसका हेड रीजन है और ये इसका टेल रीजन है। जो हेड रीजन है ये पोलर है, क्योंकि ये पोलर है बाय डिफॉल्ट ये हाइड्रोफिलिक है, राइट। सो ये क्यों पोलर है, ये क्यों हाइड्रोफिलिक है, बिकॉज इट कंटेन्स फॉस्फेट। चूंकि इसके अंदर फॉस्फेट है सो फॉस्फेट की वजह से ये पोलर है। आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं, P फॉर फॉस्फेट एंड P फॉर पोलर। चूंकि फॉस्फेटिडिलकोलिन के हेड रीजन के अंदर फॉस्फेट मौजूद है लिहाजा ये पोलर है। और उसके बाद फिर इसका जो टेल रीजन है, इसका ये जो टेल रीजन है, टेल रीजन में फैटी एसिड्स मौजूद हैं, यू कैन सी हियर ये 2 फैटी एसिड्स हैं और ये बेसिकली नॉन पोलर रीजन है लिहाजा ये हाइड्रोफोबिक है, राइट। सो इट इज कंटेनिंग द फैटी एसिड्स। सो दिस इज अबाउट द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। अब हम इसके बारे में फर्दर भी थोड़ी सी डिटेल्स को नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करते हैं। सो ये एक और ज्यादा इलेबोरेटेड फोटोग्राफ है रिगार्डिंग द फॉस्फोलिपिड्स एंड यू कैन सी हियर कि इसमें आपको ये हेड रीजन नजर आ रहा है, हेड रीजन नजर आ रहा है इसका फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का, राइट, ये फॉस्फोटिडिलकोलिन मॉलिक्यूल का, लेसिथिन मॉलिक्यूल का, और ये आपको इसकी टेल रीजन नजर आ रही है। अब इसके हेड रीजन में आप देखें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। इसमें एक तो नाइट्रोजनस बेस है कोलिन, सेकेंडली इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप है और थर्डली इसके अंदर ग्लिसरॉल है। जबकि जो फैटी एसिड्स हैं वो कहां पे आपको नजर आ रहे हैं, दे आर इन द टेल रीजन। सो अगर एग्जाम आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग entity is not present in the head region, A option is choline, in the head region of the phosphatidylcholine, A option is choline, B is phospholipid, C option is glycerol and D option is fatty acids। आपका बेस्ट रिस्पॉन्स होना चाहिए fatty acids because they are constituting the tail। और एग्जाम आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल में हेड रीजन में कौन सी नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है। ऑफ कोर्स दिस इज द choline नाइट्रोजनस बेस। और इसमें अब आप थोड़ा सा नंबर ऑफ बॉन्ड्स को भी गौर कीजिएगा। आप देख सकते हैं अगर हम इसमें टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स को देखें तो इसमें आपको एक डबल बॉन्ड फॉस्फेट ग्रुप के अंदर नजर आएगा। इसके अलावा आपको जो 2 फैटी एसिड्स हैं उनके कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स के अंदर ऑफ कोर्स डबल बॉन्ड्स नजर आएंगे, और जो फैटी एसिड है जो कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वहां पे भी आपको एक डबल बॉन्ड नजर आएगा। सो मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे थे। एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, टोटल कितने हैं 4। और सेकंड क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि अनसैचुरेशंस कितनी हैं। सो ना तो ये वाली अनसैचुरेशन कहलाएगी बाय डेफिनेशन और ना ही ये दोनों अनसैचुरेशंस हैं जो कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर हैं। सो दिस इज द ओनली बॉन्ड जिसको हम एज अनसैचुरेशन लेबल करेंगे। एंड नाउ आई वुड लाइक टू आस्क फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम यू, और इसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं। ए ऑप्शन इज सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, बी ऑप्शन इज स्ट्रेट चेन, सी ऑप्शन इज सॉलिड कंसिस्टेंसी, डी ऑप्शन इज ब्रांच चेन फैटी एसिड्स। और कमांड है हमारे पास चूज अ सिंगल बेस्ट आंसर फॉर ईच स्टेटमेंट। और पहली स्टेटमेंट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ फैट्स। तो इसमें आप देखें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स ये फैट्स की प्रॉपर्टी है, स्ट्रेट चेन होना ये भी फैट्स की प्रॉपर्टी है, और उसके बाद फिर सॉलिड कंसिस्टेंसी ये भी फैट्स की प्रॉपर्टी है। सो ब्रांच चेन फैटी एसिड्स बेसिकली ये फैट्स की नहीं बल्कि ऑयल्स की प्रॉपर्टी है। सो यहाँ पे पूछा क्या गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ फैट्स। सो पहली 3 फैट्स की प्रॉपर्टी है लिहाजा डेल्टा हमारा बेस्ट रिस्पॉन्स है। अब सेकंड स्टेटमेंट है फैट्स डिफर फ्रॉम ऑयल्स इन लैकिंग, यानी कि क्या ऐसा है जो फैट्स में नहीं है और ऑयल्स में है।
तो इसमें ये तीनों फीचर्स तो फैट्स के हैं। सो ये जो चौथा फीचर है ऑफ कोर्स यही ऑयल्स का फीचर है। सो दिस इज ब्रांच चेन फैटी एसिड्स का होना ये ऑयल्स के लिए ट्रू है लेकिन फैट्स के लिए रॉन्ग है, इसलिए जो बेस्ट रिस्पॉन्स होगा वो डेल्टा होगा सेकंड स्टेटमेंट का भी। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है ऑयल्स हैव। सो यही बात जो हमने सेकंड स्टेटमेंट में आपसे पूछी, थर्ड स्टेटमेंट में भी ये तकरीबन उसी बात को डिफरेंट वे में पूछा जा रहा है कि ऑयल्स हैव। पहले क्या पूछा गया था, फैट्स लैक, जो फैट्स के अंदर जो प्रॉपर्टी नहीं है, अब क्या पूछा जा रहा है, ऑयल्स हैव। तो ऑयल्स में ब्रांच चेन फैटी एसिड्स होते हैं। सो डेल्टा इज द बेस्ट रिस्पांस टू दिस क्वेश्चन। उसके बाद फिर लास्ट स्टेटमेंट है नन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल्स एक्सेप्ट। तो इसमें आप देखें ये जो पहली तीनों हैं, ये तीनों प्रॉपर्टीज हैं किसकी, फैट्स की प्रॉपर्टीज हैं। हाँ, सिर्फ ब्रांच चेन फैटी एसिड्स का होना ये ऑयल्स की प्रॉपर्टी है। सो यहाँ पे देखें ये इस स्टेटमेंट के स्टार्ट में नन है और एंड पे एक्सेप्ट है। सो जब भी कभी एग्जाम में आपको डबल नेगेटिव स्टेटमेंट आए, सो नेगेटिव एंड नेगेटिव गिव यू पॉजिटिव। सो इससे आपने स्ट्रेट पॉजिटिव स्टेटमेंट बना लेनी है। और इससे स्ट्रेट पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या है कि ऑयल्स की कौन सी प्रॉपर्टी है। सो ब्रांच चेन फैटी एसिड्स का होना ये ऑयल्स की प्रॉपर्टी है। सो अगेन डेल्टा इज द बेस्ट रिस्पॉन्स टू द लास्ट स्टेटमेंट एज वेल। सो इस रेंज ऑफ क्वेश्चंस के जरिए मैंने ये बेसिक लेसन भी जनरेट किया है कि एक ही बात को डिफरेंट वर्डिंग के साथ भी आपसे रियल एग्जाम में टेस्ट किया जा सकता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। जो आरएनए है ये सिंगल स्ट्रैंडेड है और इसमें आप देखें कि उस तरह से शुगर और फॉस्फेट से ये इसकी भी बैकबोन बनी हुई है और उसके साथ फिर जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं ये एसोसिएटेड हैं। और इसमें जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो साइटोसिन है, इसे ये गुआनिन है, एडेनिन है और यूरासिल, ये 4 नाइट्रोजनस बेसिस हैं जो कि आपको आरएनए के अंदर मिलेंगी। और कन्वर्सली अब देखें कि जो डीएनए है ये डबल स्ट्रैंडेड है, राइट। इसके अंदर ये एक स्ट्रैंड है और दूसरा ये वाला स्ट्रैंड है और दोनों स्ट्रैंड्स में जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। और डीएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेसिस हैं, यू कैन सी हियर साइटोसिन है, गुआनिन है, एडेनिन है और थायमिन है, right? So you can see that thiamine is unique for the DNA and uracil is unique for the RNA. Now let's move on to the next slide. So that's all about the nucleic acids. So with this we have concluded our discussion of the nucleic acids. I hope that now you will go to the FRN section and revise stuff from there and read your textbook, and then I want you to attempt as many questions as you can. Thank you very much.